तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कहानी है ये अचानक इसलिए सुनाने का फैसला क्योंकि परसों ही एक खबर आई और उस खबर में एक नया मतलब एक ट्विस्ट था जिसकी वजह से मुझे ये कहानी सुनानी पड़ रही है। खबर ये थी कि हरेन पांड्या, आप में से सारे लोग लगभग जानते होंगे, गुजरात के एक ताकतवर नेता कभी हुआ करते थे। 43-44 साल, 43-44 ईयर ओल्ड, बहुत ही जुझारू नेता और देखते ही देखते बहुत तेज़ी से तरक्की की। इनके फादर विट्ठल भाई वो शुरू से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। हरेन पांड्या खुद बचपन से ही आरएसएस से थे, शाखा जाया करते थे और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और देखते ही देखते वो लगातार उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव जीता और फिर गुजरात के होम मिनिस्टर बने। तो 2003 में हरेन पांड्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ये उस वक्त पूरे देश में तमाम सुर्खियों में थी ये खबर, बहुत सारी वजहों से। ये पूरी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों सुना रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले कायदे से कोर्ट में चल रहा था मामला, जो सुनवाई चल रही थी सोहराबुद्दीन इनकाउंटर, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, जिसमें डीजी बंजारा और तमाम लोग शामिल थे, जिसमें अमित शाह को भी जेल जाना पड़ा, फिर जमानत पर आए, फिर 2 साल तक गुजरात से बाहर रहे और फिर हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने जो उनको बरी कर दिया उस इनकाउंटर के मामले में और वो बरी हैं। तो उसी केस की सुनवाई के दौरान में एक गवाह अचानक आता है सामने, आज़म खान राजस्थान का है और ये सोहराबुद्दीन और प्रजापति के साथ का गैंगस्टर है। ये भी एक क्रिमिनल है। तो इसने कोर्ट में गवाही देके हर एक को चौंका दिया कि 2003 में हरेन पांड्या का जो मर्डर हुआ था उसकी सुपारी सोहराबुद्दीन को दी गई थी, उसी सोहराबुद्दीन को जिसको बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। और सोहराबुद्दीन को ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के तब के जो हेड थे, फिर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के और सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर में जो 7 साल जेल रहे, डीजी बंजारा पुलिस अफसर, तो डीजी बंजारा ने हरेन पांड्या की सुपारी दी थी। ये इस विटनेस ने कोर्ट में खड़े होकर कहा। उसने हालांकि ये भी कहा कि 2010 में भी मैंने ये बात कही थी लेकिन किसी ने सुना नहीं और तब जो सीबीआई के अफसर थे उसका नाम लेकर उसने कहा कि हमने उनको बताया था, बट उस वक्त सीबीआई के अफसर ने ये कह के मामले को टाल दिया कि इस केस में वैसे ही बहुत उलझन है और बखेड़ा मत खड़ा करो। तो ये एक नया ट्विस्ट आया है और आपको बताऊं कि हरेन पांड्या का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये पूरी एक नई चीज़ थी और इसमें एक और भी चीज़ बताऊं आगे बढ़ने से पहले कि खुद ये जिस डीजी बंजारा को सुपारी देने की बात कह रहा है वो आज़म खान जिसने इल्ज़ाम लगाया है, इन्हीं डीजी बंजारा ने खुद एक लेटर लिखकर और इससे पहले बाकायदा ये कहा था कि हरेन पांड्या की जो कत्ल हुआ था, जो मर्डर हुआ था, उसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न है, राजनीतिक। तो ये अब सारी चीज़ें घूम फिर के बहुत ही ज़्यादा इस केस में एक नया ट्विस्ट है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी कहानी समझाने की कि यह है क्या था क्या नहीं था। हरेन पांड्या गुजरात के रहने वाले, उनके पिता आरएसएस बचपन से ही उसके फॉलोवर, फिर हरेन पांड्या भी आरएसएस को फॉलो करते हैं और उसके बाद ये राजनीति में आते हैं। पेशे से ये इंजीनियर थे, पढ़े लिखे। 1992 में ये पहली बार पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं और एलिस ब्रिज एक कॉन्स्टिट्यूंसी है अहमदाबाद में जहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं पहली बार विधानसभा का और अच्छे खासे वोट से जीत जाते हैं। और इनकी जो इमेज थी वो उस वक्त सारे लोगों में, हिंदू मुस्लिम सब में अच्छी इमेज थी। फिर 1995 और 1998 के भी इलेक्शन में ये इसी एलिस ब्रिज कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीत जाते हैं। 2001 में जब गुजरात में जो मुख्यमंत्री थे केशु भाई और एक दूसरे उनके बीच में कुछ सारी चीज़ें चल रही थी और पार्टी की हालत ठीक नहीं थी बीजेपी की, तब भी एलिस ब्रिज सीट को कहते थे कि बहुत ही सेफ है, ये यहाँ से कोई भी जीत सकता है बीजेपी के टिकट पर। तो ये गुजरात के कुछ चुनिंदा सीट्स थे जो मतलब एक तरह से ये था कि ये कुछ भी हालात हों यहाँ से जीतेगी बीजेपी ही। और उस सीट पे लगातार 3 चुनाव हरेन पांड्या जीत चुके थे और जब उन्होंने 98 में चुनाव जीता तो 98 से लेकर 2001 तक ये गुजरात के फिर केशु भाई पटेल तब सीएम हुआ करते थे और कहते हैं कि हरेन पांड्या केशु भाई पटेल के बिल्कुल राइट हैंड थे, दाहिने हाथ और बहुत करीबी, बहुत क्लोज, और इसीलिए केशु भाई पटेल ने इनको गुजरात का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बना दिया था और ये उनके बिल्कुल भरोसेमंद। 98 से 2001 के दौरान में ये गृह मंत्री थे। इसी दौरान केशु भाई पटेल और का इंटरनल कुछ बीजेपी में झगड़ा हुआ जिसकी वजह से सेंटर को दखल देना पड़ा और अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी जो कि तब दिल्ली में थे
उनको गुजरात भेजा गया और वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने अक्टूबर 2001 में। और ये केशुभाई और इन तमाम लोगों की लड़ाई का नतीजा था, जिसकी वजह से एक तीसरे आदमी को वहाँ भेजा गया। तो नरेंद्र मोदी और केशुभाई पटेल, इन दोनों को हमेशा राइवल के तौर पे देखा गया, इनकी बनी भी नहीं थी उसमें। तो जब वो यहाँ पे ये पहुँचे और मुख्यमंत्री बने, तो जो हरेन पांड्या अभी तक होम मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में तो रखा, लेकिन उनको राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया। तो ये कहते हैं कि होम मिनिस्टर से रेवेन्यू में आना आपका मतलब एक तरह से प्रमोशन नहीं, डिमोशन है। और उसकी वजह यही थी कि नरेंद्र मोदी को हमेशा ये लगता था कि हरेन पांड्या जो है वो केशुभाई पटेल के खास आदमी है। तो पॉलिटिक्स में आपका पॉलिटिक्स के हर जगह ही लगभग ऐसा होता है कि आपके अपने कौन क्लोज है, कौन दूर है, कौन दुश्मन है, कौन किस खेमे का है, ये हर पेशे में होता है। इवन मीडिया में भी ऐसा कई बार हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कि वो केशुभाई पटेल के खेमे से थे, तो नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गए तो उन्होंने अपनी टीम बनाई थी, तो उस टीम में हरेन पांड्या के लिए उतनी जगह नहीं थी लेकिन फिर भी रखा। अब जब नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे तो उसके बाद जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री बने, विधानसभा के वो सदस्य थे नहीं, तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। और उस वक्त चूँकि वो सक्रिय राजनीति में, चूँकि दिल्ली में महासचिव और तमाम चीज़ें थीं, लेकिन गुजरात में इस तरह से राजनीति और जनता के बीच तो उतना अनुभव नहीं था। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप एलिस ब्रिज जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हरेन पांड्या की सीट है, वहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन हरेन पांड्या ने वो सीट खाली करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो नहीं देंगे। इसको लेके उस वक्त मतलब ये दबी छुपी बात नहीं है, 2002 फरवरी में बाकायदा इन दोनों के बीच सार्वजनिक रूप से इस बारे में बहस भी हुई थी। जब चुनाव लड़ने के लिए इस सुरक्षित सीट जो है एलिस ब्रिज की खाली करने से मना कर दिया था हरेन पांड्या ने। तो इससे मोदी जी के साथ भी उनके रिश्ते ठीक ठाक नहीं थे और फिर नरेंद्र मोदी जी को कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ा। फिर वो जीते और उसके बाद तो मुख्यमंत्री रहे। वो इतिहास है कि फिर 3 टर्म उन्होंने पूरा किया। इसी बीच में फिर क्या होता है कि जब कैबिनेट में ये रखा गया और कमतर मंत्रालय दिया गया तो भी सब कुछ चल रहा था। मालूम था कि ये केशुभाई पटेल के खेमे में। लेकिन मई 2002 में फिर ये गोधरा होता है और गुजरात में दंगा होता है। और उस दंगे के 2 महीने के बाद एक कमेटी बनाई जाती है सरकार की तरफ से। 3 महीने के बाद जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के वो थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनती है जो CCT कमेटी जिसको हम कहते हैं, कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल। तो संबंधित नागरिकों का ट्रिब्यूनल था। ये एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी थी और इसने गुजरात में दंगे के लिए कौन जिम्मेदार थे क्या नहीं थे, ये इसके ऊपर इस CCT को जांच करनी थी। तो कहते हैं कि इस पैनल में गुजरात के उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर पेश हुआ था और उसने जाकर वहां बाकायदा बयान दिया था। और बाद में ये बात लीक हो गई तो पता चला कि वो जो मिनिस्टर था जिसने इस CCT में जाकर ट्रिब्यूनल को जो गुजरात दंगे से रिलेटेड बयान दिया था वो कोई और नहीं बल्कि हरेन पांड्या था। इसी दौरान एक आउटलुक मैगजीन है जिसमें 2 बार हरेन पांड्या का इंटरव्यू, हरेन पांड्या की मौत के बाद बाकायदा वो जारी भी किया, उसके ऑडियो भी थे मैगजीन के पास। तो उसमें वो बयान भी हुआ था, इंटरव्यू दिया था। बट हरेन पांड्या ने यह शर्त रखी थी कि आप इसमें डिस्क्लोज नहीं करोगे, मेरा नाम तो छोड़ दो, आपकी एक मिनिस्टर या फिर एक MLA। तो उनका ये कहना था कि अगर ये डिस्क्लोज हो जाएगा तो मेरी जान को खतरा है और मैं मारा जा सकता हूँ और मैं मर जाऊँगा। ये मैगजीन को बाकायदा इंटरव्यू है, कोटेड है। और फिर इस चीज़ को और भी कि उस ट्रिब्यूनल के सामने जो बयान दिया था गुजरात दंगे से रिलेटेड, जो इस कमेटी के वो जो हेड थे जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, उन्होंने हरेन पांड्या की 4 साल मौत के 4 साल के बाद ये खुलासा किया कि हाँ, उस ट्रिब्यूनल के सामने जिसे एक मिनिस्टर ने आके बयान दिया था वो कोई और नहीं बल्कि हरेन पांड्या थे। वो इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि अब हरेन पांड्या मर चुके थे और उनकी जान को खतरा था नहीं। तो इससे भी थोड़ी सी नाराज़गी हुई, कहते हैं कि सरकार में, वहाँ गुजरात सरकार में, कि आप सरकार के खिलाफ ही एक ट्रिब्यूनल में जाकर इस तरह से बयान दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ भी खिलाफ गई। ये मैं अभी आपको ज़मीन बता रहा हूँ सिर्फ। फिर क्या होता है कि चुनाव
जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे आते हैं तो अब ये पता चल जाता है कि अगली बार इनको हरेन पांड्या को शायद टिकट भी ना मिले चुनाव लड़ने के लिए, रिश्ते इतने ख़राब थे। तो ये चीज़ें कई तरह के समझाया गया हरेन पांड्या को, अलग अलग खेमे से लोगों ने बात की जो भी थे, और ये बात खींचातान चलती रही। लास्ट में फिर एक समझौता, एक फार्मूला निकाला गया कि हरेन पांड्या को दिल्ली बुला लिया जाए और उनको बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, एक बहुत बड़ा ये बीजेपी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, ढांचे में एक बड़ा पद होता है, पोस्ट होता है, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लोग डिसाइड करते हैं। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का इनको मेंबर बनाने की बात हुई, और इससे दो फायदे होते हैं। एक तो वो दिल्ली चले आए और फिर गुजरात में नरेंद्र मोदी और इनके जो झगड़े थे वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर चूँकि पार्टी लीडरशिप ने जो भेजा था वो अच्छा सरकार चलाने के लिए भी भेजा था, तो इसलिए नहीं चाहते थे कि कोई अड़चन आए। तो अगली बार चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। अब उसको लोगों ने जोड़ा कि चूंकि नरेंद्र मोदी को उस वक्त चुनाव लड़ना था और इन्होंने एलिस ब्रिज सीट खाली नहीं की, तो वो लड़ाई चल रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर टिकट की ही बात नहीं आई। तो लास्ट में फिर हरेन पांड्या कहते हैं कि इस बात को तैयार हो गए थे कि वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के लिए चले जाएंगे दिल्ली और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद दिल्ली से एक फैक्स जाता है हरेन पांड्या के पास कि आप नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर बनाए जा रहे हैं, तो आप दिल्ली आए। ये पार्टी बीजेपी के प्रेसिडेंट जो पार्टी अध्यक्ष थे उन्होंने भेजा फैक्स। ये फैक्स आता है 25 मार्च 2003 को कि आप दिल्ली आएंगे और अब आप ये बनेंगे। और उस फैक्स के मिलने के कुछ ही घंटे के बाद 26 मार्च 2003 की सुबह हरेन पांड्या को उन्हीं के घर के करीब एक टहलने निकलते हैं, गोली मार दी जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। नेशनल कार्यकारिणी का मेंबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर बनने से ठीक पहले की बात है। अब ये डेथ कैसे होती है, पहले इस पे बात करते हैं, फिर आगे की चीज़ों पे आएंगे। इनके घर के पास एक गार्डन था बहुत फेमस अहमदाबाद में, और ये हर सुबह वॉक करने के लिए हरेन पांड्या जाया करते थे। तो उस दिन भी ये करीब 26 मार्च 2003 की सुबह 7:30-40 का वक्त था, और ये अपने मारुति 800 कार थी उससे निकले टहलने के बाद। लॉ गार्डन है एक अहमदाबाद में, तो वो वहाँ पे से गुजर रहे थे। उसके बाद अचानक जो बयान है और जो पुलिस के केस डायरी है उसके हिसाब से 2 लोग आते हैं और शीशा थोड़ा सा कार का खुला होता है और शीशे के अंदर से पिस्टल डालते हैं और फिर 5 गोली मारी जाती है हरेन पांड्या को, और हरेन पांड्या की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पे जो सीन ऑफ क्राइम है पहले वो आपको समझाऊं कि करीब 7:30 से 7:40 के बीच की बात है ये। गुजरात के होम मिनिस्टर रहा वो शख्स इतना पावरफुल, घर से थोड़ी दूरी पर लॉ गार्डन के पास गाड़ी में उनकी गोली मारी जाती है, और उस गाड़ी के अंदर हरेन पांड्या की बॉडी करीब 2 से 2.5 घंटे तक पड़ी रहती है, और न पुलिस पहुंचती है न कोई और पहुंचता। जबकि इधर घर वालों को मालूम था कि उनके लौटने का टाइम क्या है, तो वो अपने घर वाले से बात कर, मतलब परेशान है कि जाकर देखा जाए। इधर एक विटनेस है जो पुलिस को फ़ोन करता है कि यहाँ पे एक ऐसे गाड़ी है, लेकिन वो जो एलिस ब्रिज लोकल, जबकि कॉन्स्टिट्यूंसी इन्हीं की थी और वहाँ पे पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस को पहुँचने में भी 2-2.5 घंटा लगता है। हालांकि इस दौरान कई बार ये मैसेज चला कि ऐसा कुछ है वहाँ पे, फिर कुछ हुआ तो नहीं है, तो ये सारी बातचीत चल रही थी पुलिस की, लेकिन उस जगह पे कहाँ थी कुछ मालूम नहीं। दूसरी चीज़, 2-2.5 घंटे के बाद खैर जब पुलिस आती है तो फिर अब यहाँ से 2-3 चीज़ें जो पूरे इन्वेस्टिगेशन में है, जो शक और सवाल तमाम पैदा करता है, वो आपको बताना चाहता हूँ कि 5 गोली की बात थी, मारी गई है। उसके बाद जब वहाँ पे जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ उससे ठीक 1-2 दिन पहले उस एरिया में, आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे देखेंगे फुटपाथ के पास जनरली लोग, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ये सब दुकानदार बैठे रहते हैं। सिर्फ 1-2 दिन पहले उस पूरे एरिया को खाली करा दिया गया था, वहाँ पे रेहड़ी और पटरी पे बैठने वालों पे रोक लगा दी गई थी। अब ये इत्तेफाक था या फिर साजिश का हिस्सा, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन शक पैदा करता है कि ऐन 1 दिन पहले वो सारा इलाका खाली, अगर वो वैसे ही होता और वैसी दुकानें होती तो बहुत सारे लोग विटनेस भी होते जो गवाही दे सकते थे। तो वो खाली हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जब पुलिस आती है तो हरेन पांड्या को
उठाकर, जबकि इतना खून बह चुका और 5 गोली लगी हुई है और उनकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत का वक्त है वो उस वाक़े के हॉस्पिटल जाने से पहले हो चुकी थी। पुलिस के लोग उनको गाड़ी से निकालते हैं और अपनी पुलिस की जिप्सी में लिटा के नहीं बल्कि बैठा के और फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब ये अपने आप में एक अजीब सी चीज़ है। एक राज्य का होम मिनिस्टर रहा और उसको उसी गाड़ी में, या तो अगर गाड़ी चलने लायक थी तो शायद ले जाया जा सकता था, लेकिन खैर वहाँ ले जाने के बाद पोस्टमार्टम होता है, बाकी सब रिपोर्ट आती है, फिर जांच होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताऊं कि 5 गोलियों की बात आई, 5 गोली में 7 जख्म थे शरीर पर। और ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि कई बार जैसे गोली जख्म हम जो कहते हैं ना कि 5 फायर हुए और 7 जख्म है, तो मान लीजिए अगर गोली मुझे यहाँ हिट करती है तो वो बैक से निकलेगी, तो एक वाउंड, एक जख्म यहाँ, एक पीछे, तो 2 ये काउंट होगा। एक गोली 2 जख्म दे गया, तो वो हो सकता है। लेकिन जो चौंकाने वाली चीज़ें थी वो 2-3। एक, उस गाड़ी में जितनी 5 गोली लगी, ब्लड बहुत ही, जबकि मेरा मानना है कि अगर खून निकलता है और गोलियां जब लगती हैं तो आपका पूरा कार खून से सना हुआ होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे बॉडी थी वहाँ पे खून कार के उस हिस्से में नहीं, बहुत ही छोटा सा खून का एक थक्का धब्बा चाबी के ऊपर था और आगे ज़रा सा। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि 5-5 गोली लगी लेकिन खून नहीं है। नंबर 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनको जो हरेन पांड्या को जो गोली मारी गई थी वो कुछ गोली कमर के निचले हिस्से में जांघों के बीच से की जगह पे थी, नीचे की तरफ। अब जो एक विटनेस, सिर्फ एक विटनेस था जिसके ऊपर ये पूरी वो हुआ था, और उस विटनेस ने बताया था कि मैं खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि गाड़ी रुकी और शीशा थोड़ा सा खुला हुआ था, 2 लोग आए और उन्होंने उसी शीशे ज़रा सा खुले में से गोली मारी और गोली मारने के बाद भाग गए। और ये देखने के बाद मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी जगह 1 घंटे तक खड़ा रहा, हिला ही नहीं। ये उसके बयान है, जो इकलौता विटनेस है इसमें, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो अब सवाल ये कि उसके अगर ही गवाही के हिसाब से हम चले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंजरी मार्क के हिसाब से चलें, तो जिस जगह पे गोली मारने की बात की गई कमर के नीचे और जांग के ऊपर से, तो वो तभी पॉसिबल है या तो हरेन पांड्या गाड़ी में बिल्कुल उल्टे बैठे हुए हों, या फिर कार के जहाँ पे वो बैठे हैं उनके नीचे बैठ के कोई उनको गोली मारे। ऊपर से मार के ऐसे उस जगह पे गोली लग ही नहीं सकती है। ये चीज़ कोर्ट में बाकायदा इस पर बहस भी हुई। तो एक ये चीज़ आई, तो फिर सवाल ये है कि क्या कहीं और गोली मारी गई। अब इस सवाल और शक की वजह और भी है। बाद में जब ये खबर आई और 2-2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और ले जाती है, उस दिन 26 मार्च से लेकर 2003 से आज 8 नवंबर 2018 तक किसी को ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट वो जगह कौन सी है जहाँ पे हरेन पांड्या को गोली मारी गई, जहाँ पे हमलावर आए, जहाँ पे कार में उन्हें गोली मारी, ये किसी को पता नहीं। मीडिया भी जब बाद में पहुंची, वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट जो टीवी के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा हमें कुछ पता ही नहीं। किसी ने कहा यहाँ, किसी ने कहा वहाँ, लॉ गार्डन के इधर उधर। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जैसे एक सीन ऑफ क्राइम होता है, पुलिस उसको घेरती है, इस क्राइम में आज तक सीन ऑफ क्राइम एग्जैक्ट कौन सा है, वो लोकेशन कौन सा है, आज भी नहीं मालूम, इस इंसिडेंट के 15 साल बाद भी। तो इसी में एक ये सवाल उठा था कि शायद गोली कहीं और मारी गई, कार कहीं और लाकर खड़ी की गई, उसके बाद किसी और ने किसी को इन्फॉर्म किया। अब इस विटनेस ने भी जो देखा, तो इस विटनेस ने पुलिस को कॉल नहीं किया, उसने किसी एक शख्स को कॉल किया। उस शख्स ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया, उसने अपने किसी एक और शख्स को किया, फिर उसने भी किसी और को नहीं किया, उसने फिर हरेन पांड्या के जो एक PS या जो भी थे उसको किया। उसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, फिर पुलिस आती है। तो ये सारी चीज़ों में और 2 घंटे तक, करीब 2-2.5 घंटे तक हरेन पांड्या की लाश गाड़ी में उसी जगह खड़ी रहती है और खैर फिर बाद में पुलिस ले जाती है। तो 1-2-3 चीज़ें कि आज तक वो लोकेशन नहीं मालूम कहाँ पे गोली मारी गई, कहीं और मारी गई। दूसरा, अगर कार के अंदर मारी गई तो ब्लड क्यों नहीं था, इस सवाल का जवाब नहीं है आज तक। इसीलिए कहते हो, इसीलिए ये सवाल है कि पहले कहीं और मारा गया, फिर लाके कार में डाला गया और फिर कार को वहाँ पर खड़ा किया गया, और फिर उससे जोड़ा गया कि उससे पहले ये सारे रेहड़ी पट्टी वाले को एक ही दिन पहले हटाया गया। तो ये सारे एक दूसरे से मिलते जा रहे थे, ये सारी चीज़ें होती जा रही थी। फिर क्या होता है कि पुलिस जब पूरी चार्जशीट और ये तैयार करती है, हाँ, तो विटनेस के हवाले से जब पुलिस, जो विटनेस था, तो एक असगर अली नाम के शख्स को पुलिस पकड़ती है। अब असगर अली एक वहाँ का इमाम टाइप अहमदाबाद का शख्स था, जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि जो गुजरात दंगा हुआ उसके बाद से ये गुजरात सरकार के खिलाफ बदला लेना चाहता था, वो कट्टर था और वो इन सबको मारना चाहता था जो बड़े बड़े नेता थे, और उसी ने ये काम किया अपने साथी के साथ मिलकर। तो असगर अली को पुलिस गिरफ्तार करती है और
साथ में ये बताती है पुलिस कि ये जो मर्डर हुआ है इसके रीज़न जो थी कि हरेन पांड्या को 2002 के गुजरात दंगा का बदला लेने के लिए, और ये असगर अली जो था ये बेसिकली हैदराबाद का था, मारा गया। और इसके पीछे प्लानिंग जो की वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने की, और साथ में दुबई में बैठे हुए अंडरवर्ल्ड के लोग, मतलब दाऊद इब्राहिम। तो ये 3 बना कि गुजरात दंगा, ISI और दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी, अंडरवर्ल्ड, इन लोगों ने प्लानिंग की थी। रीज़न, अब मोटिव किसी भी कत्ल में होता है, तो कोर्ट को बताया गया कि चूंकि 2002 के गुजरात दंगे में ये बहुत बुरी तरह से नफरत करता था असगर अली, और जो मुसलमान मारे गए उनका बदला लेना चाहता था और इसलिए मारा। तब कोर्ट में एक बात आई, और वो ये कि गुजरात दंगे में उस वक्त की सरकार से जुड़े हुए जितने लोग थे जिन पर उंगलियां उठी, उनमें एक हरेन पांड्या थे जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी, और किसी ने ये नहीं कहा कि वो किसी भी तरीके से दंगे में शामिल थे, बल्कि कहा यह गया, जो उस वक्त इसी आउटलुक के मैगजीन के हवाले से जो इंटरव्यू था उसमें यह कहा गया कि जब, और ये जो कमेटी थी जिसके सामने ये पेश हुए थे जस्टिस के, तो कहते हैं कि वो एक सवाल भी पूछा था जस्टिस ने कि अगर, अब चूंकि उस वक्त वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अगर आप होम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते इस दंगे को रोकने के लिए। तो हरेन पांड्या ने ये जवाब दिया था कि मैं होता होम मिनिस्टर तो जो गोधरा में जो कुछ हुआ था मैं उसको गोधरा के अंदर ही सीमित कर देता, गोधरा से बाहर उसको नहीं आने देता। तो कैसे, तो उन्होंने कहा कि जैसे जो गोधरा में लोग मारे गए थे उनमें से बहुत सारे लोगों को अहमदाबाद और यहाँ लाया गया था, इससे लोगों का गुस्सा फैला और भड़का। तो अगर हम गोधरा की चीज़ों को गोधरा में ही कंट्रोल कर लेते तो गुजरात के बाकी जगहों पे ये गुस्सा नहीं फैलता। दूसरा, हरेन पांड्या हमेशा मुसलमानों के बीच में वहाँ जो जितने भी लोग हैं वो पॉपुलर रहे, और कट्टर छवि और ऐसी छवि भी नहीं थी। तो ये चीज़ें थोड़ी अजीब थी कि गुजरात दंगा का बदला अगर लेना है तो बाकी जितने जो उस वक्त के पुलिस अफसरों के नाम आए, जो बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, उन सब को छोड़ के सबसे पहले उस शख्स को क्यों टारगेट किया गया जो कि कहीं पे रडार पे, कहीं पे नक्शे में ही नहीं था। तो ये एक शक। दूसरा, इस शक को जो हवा थी वो ओपनली उस वक्त हरेन पांड्या की मौत के बाद उनके पिता विट्ठल भाई ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये पॉलिटिकल साजिश है, और उन्होंने उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी उनके ऊपर उंगली उठाई और ये कहा कि एक मुख्यमंत्री अगर अपने ही मंत्री का और जो RSS और इन लोगों से जुड़े हुए हैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा। और दूसरा ये कि इनकी सिक्योरिटी को लेकर एक इशू उठा था कि कुछ ही दिन पहले सिक्योरिटी हटा ली गई थी हरेन पांड्या की, जबकि हरेन पांड्या ने यह कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन सुरक्षा हटा ली गई थी। तो उनकी वाइफ हरेन पांड्या की और उनके पिता लगातार जो है उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये पॉलिटिकल मर्डर है और इसके पीछे जो लोग हैं उसको सामने लाया जाना चाहिए। और उसके बाद ही फिर ये सारे सवाल आए कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कि पुलिस ने फिर जो गोली 5 लगी थी तो एक पिस्टल अहमदाबाद से बरामद दिखाया। जब ये असगर अली और उन लोगों को पकड़ा तो उसने कहा ये वो पिस्टल मिल गया जिससे गोली चली थी। जब फॉरेंसिक लैब में गया और रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो 5 गोलियां चली थी और ये जो पिस्टल है ये दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं करते, मतलब गोली किसी और पिस्टल से चली, ये पिस्टल कोई और है, तो वो गड़बड़ हो गया। जबकि फिर बाद में इसी में एक और आया था कि जो असली पिस्टल जिससे गोली चली थी वो सोहराबुद्दीन के उदयपुर से बरामद हुआ था, लेकिन वो इस केस का हिस्सा नहीं था। और इन्होंने जिस पिस्टल को दिखाया वो फॉरेंसिक में खुद पुलिस के ही मैच नहीं कर पाया, तो यहाँ पे भी केस कमज़ोर हुआ। लेकिन कुल मिला के ये सारी चीज़ें जब हुई तो इस साजिश के पीछे और साजिश रचने के लिए असगर अली समेत 12 लोगों को गुजरात पुलिस ने, बल्कि CBI को ये मामला दे दिया गया था। फिर CBI ने तफ्तीश की और 12 लोगों को इसमें नामजद किया और 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। और 2007 में स्पेशल पोटा कोर्ट जो है अहमदाबाद की, उसने इन 12 में से 9 लोगों को, इसको असगर अली को उम्र कैद की सज़ा जब तक वो ज़िंदा हो वो सज़ा दी, बाकी 7 को उम्र कैद की सज़ा दी, तो 8 ये हो गए। 5 साल की सज़ा 2 लोगों को दी गई, एक को 1 साल की सज़ा दी गई। तो कुल मिला के 12 के 12 लोगों को सज़ा दी गई, जिसमें मेन असगर अली को जब तक जिंदा है तब तक जेल की सज़ा। पर इस पूरे मामले में तब भी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये हुआ कैसे, क्योंकि जो मकसद बताया गया कि ये दंगे का बदला लेने के लिए था। ISI ने अगर इसमें साजिश रची और अंडरवर्ल्ड ने रखी तो उनका कोई लिंक, कोई बातचीत, कोई फ़ोन पे बातचीत, कोई रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ नहीं था। इसी बीच में ये सारे जो फायर जिससे हुए थे पिस्टल से उसकी भी रिपोर्ट आ गई। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि 2007 में जिस लोअर कोर्ट में पोटा कोर्ट ने इन 12 के 12 लोगों को दोषी करार दिया था हरेन पांड्या की मौत के लिए, कत्ल के लिए, 29 अगस्त 2011 को, मतलब इसके ठीक 4 साल के बाद
हाईकोर्ट ने गुजरात की इन 12 के 12 लोगों को हरेन पांड्या के मर्डर के चार्ज से डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इनके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं बनता है। बाकी अटेम्प्ट टू मर्डर और ये चीज़ें केस रखी, लेकिन इन 12 के 12 को हरेन पांड्या के कत्ल के लिए जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया और कातिल के तौर पे भी जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया और इनको छोड़ दिया। तब इसके बाद फिर सीबीआई ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और जो इनके घर वाले हैं, जो वाइफ और पिता विठल भाई, उन्होंने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 2011 का ये मामला जिसमें हाईकोर्ट ने इन तमाम लोगों को बरी कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया, घर वालों की तरफ से भी दिया गया कि इसको री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। 7 साल हो चुके हैं, आज 2018 है, ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पड़ा हुआ है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये भी नहीं हुआ कि इसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या इसमें क्या है क्या नहीं हुआ। वो इसलिए कि अगर ये सब कातिल नहीं है 12 के 12, तो फिर कातिल कौन है? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं है किसी के पास। तो अब ये जब सुप्रीम कोर्ट का अब आएगा, अब इसमें नया ट्विस्ट, इसलिए मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि एक गवाह ने, आजम खान ने कहा कि इसमें सुपारी दी गई थी सोहराबुद्दीन को, और सोहराबुद्दीन को सुपारी दी डीजी बंजारा ने। इसमें एक और भी अच्छी बात ये है, मतलब चौंकाने वाली अच्छी क्या कहूँ, कि जब हरेन पांड्या का जब कत्ल हुआ तो उस कत्ल की शुरुआती जांच डीजी बंजारा साहब ने की थी, और डीजी बंजारा, जब ये सीबीआई को मामला नहीं दिया गया तो शुरुआती जांच डीजी बंजारा ने की थी, और उन्हीं डीजी बंजारा पे उन्हीं हरेन पांड्या की सुपारी लेने का अब इल्ज़ाम लगा है। लेकिन अब यहाँ पे भी एक सवाल है कि डीजी बंजारा हरेन पांड्या की सुपारी क्यों लेंगे? वजह क्या है? नंबर 1। अब इसमें 2-3 और इंपॉर्टेंट सवाल है। एक, आजम खान ने अगर कोर्ट में ये 2 दिन पहले गवाही दी है कि सोहराबुद्दीन को हरेन पांड्या को मारने के लिए सुपारी दी गई थी और डीजी बंजारा ने दी है, तो इसमें 2-3 चीज़ें। एक, पहले क्या आजम खान वाकई सच बोल रहा है? हाँ, तो पहले क्यों नहीं उसने बोला? तो उसका कहना था कि मैंने 2010 में सीबीआई को बताया था, सीबीआई ने हमें टाल दिया, कहा तुम और बखेड़ा मत खड़ा करो। दूसरा, अगर उसने जो मैंने अभी कहा कि वाकई सुपारी दी गई है, तो बंजारा ने अगर सुपारी दी सोहराबुद्दीन को, तो बंजारा को ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया कि हरेन पांड्या को मारना है? क्योंकि बंजारा ने तो, चलो आप डीसी बंजारा जो हैं उन्होंने तो दे दिया सोहराबुद्दीन को बकौल आजम खान, लेकिन बंजारा को पीछे से किसने दिया, इसका जवाब नहीं। आजम खान ने यह कहा कि जो कत्ल किया था हरेन पांड्या का, जब सोहराबुद्दीन को ये सुपारी दी गई, तो तुलसी प्रजापति और एक बॉय था, एक लड़का था, उन दोनों ने जाके गोली मारी थी। आज तक ये पता नहीं कि वो बॉय कौन है और जिंदा है कि नहीं। अगर वो जिंदा है तो इस केस में एकदम नया ट्विस्ट आ सकता है। तुलसी प्रजापति, आपको पता ही है कि सोहराबुद्दीन इनकाउंटर के ठीक 1 महीने के बाद उसका भी इनकाउंटर हो गया तो वो मारा गया। तो ये लड़का, जो बॉय जिसके बारे में ये आजम खान बता रहा है, अगर इस तक पहुंच जाए सीबीआई तो भी खुलासा हो सकता है कि चूंकि उसने तो गोली मारी है और वो तुलसी प्रजापति के साथ था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सच बता सकता है। इसके अलावा फिर यह है कि बंजारा का पांड्या केस से क्या लिंक है, यह अपने आप में एक सवाल है। जब हाईकोर्ट ने इन 12 के 12 लोगों को बरी किया तो सीबीआई की बहुत ज़बरदस्त खिंचाई की थी कि आपने इस केस का कत्ल किया, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और सीबीआई ने जो ये पूरी जांच की थी, जिसकी अगुवाई में ये जांच हुई थी, जो सीनियर आईपीएस अफसर थे सीबीआई के, जिन्होंने हरेन पांड्या मर्डर केस की जांच की थी, उनका नाम है वाईसी मोदी। और इन्हीं की जांच के ऊपर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और सीबीआई की खिंचाई की। 2017 में वाईसी मोदी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम एनआईए कहते हैं, जो आतंकवाद से जुड़े हुए मामले की जांच करती है, उसका डायरेक्टर बना दिया गया। जिनकी जो हरेन पांड्या के जांच के जिम्मेदार थे, जिनको कोर्ट ने पूरी लताड़ा, वही वाईसी मोदी 2017 में जब दिल्ली में सरकार बदली थी, उसके बाद अभी एनआईए के उनको डायरेक्टर बना दिया गया। अब इसमें जो 2-3 चीज़ें समझने वाली बात है, जो आप लोगों को भी जानना चाहिए, वो ये है कि कहीं ना कहीं सोहराबुद्दीन, कौसर भी उसकी वाइफ, तुलसी प्रजापति
इन सब की जो जो इनकाउंटर हुआ और उसके बाद हरेन पांड्या का कत्ल लिंक करता है थोड़ा, और उसकी वजह है खुद डीसी बंजारा। डीसी बंजारा ने जब वो जेल में थे, 7 साल सोहराबुद्दीन इनकाउंटर के मामले में रहे, तो उन्होंने कहा था कि हरेन पांड्या के मौत के पीछे पॉलिटिक्स था। और ये जब उन्होंने कहा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो बेल पे पहली बार 7 साल के बाद बाहर आते हैं। तब उन्होंने एक लेटर लिखा था बंजारा ने, यह भी कहा था कि अगर सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति, कौसर भी, इन सब के इनकाउंटर करने के लिए हम लोग जेल में हम जिम्मेदार हैं, तो हमें ऑर्डर देने वाली सरकार को भी अलग अलग जेलों में होना चाहिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ वही किया जो हमें इंस्ट्रक्शन मिला था। तो ये भी अपने आप में बहुत सीरियस चीज़ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं, चूंकि सोहराबुद्दीन, अगर इन मौत को आप जोड़ा जाए, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर होता है, उसकी मैंने आपको कहानी सुनाई थी। वही सोहराबुद्दीन कहते हैं कि हरेन पांड्या का उसने सुपारी दी, और हरेन पांड्या की सुपारी जिसने दी वो डीजी बंजारा है। वही डीजी बंजारा सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर के मामले में पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। जो आई विटनेस से बनाती है गुजरात पुलिस, जिसको प्रजापति, तुलसी प्रजापति, जो सोहराबुद्दीन का दोस्त था, 1 महीने के बाद उसका भी इनकाउंटर हो जाता है, और उसका इनकाउंटर भी गुजरात लाने के दौरान, कोर्ट में पेशी के दौरान होता है। कौसर बी को बंजारा के ही फार्म हाउस में, उनके इलाके में जला के मार दिया जाता है, वो भी मामला चल रहा है। और फिर अब ये कि हरेन पांड्या की सुपारी डीजी बंजारा ने दी, आजम खान कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है। अब सवाल ये है कि क्या, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन बंजारा के फिर पीछे कौन लोग हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हरेन पांड्या की फैमिली वाले इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि ये है, इसका बैकग्राउंड ये है, और इसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो नहीं रही है। 2011 से उसके बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो अपील की है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, सीबीआई ने, जो उनकी फैमिली ने किया, उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब कब होगी, कैसे होगी, ये भी पता नहीं। तो ये सारे तार जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक इसका फैसला नहीं हो सकता है। और इसको अगर टेक्निकल हम लोग आम चीज़ें ना, अलग अलग मर्डर कहते हैं, ओपन एंड शट मर्डर, ब्लाइंड मर्डर। हरेन पांड्या के बारे में एक जगह मैंने पढ़ा, उस जो टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ है वो ये है कि हरेन पांड्या का मर्डर कटआउट मर्डर है। अब कटआउट मर्डर क्या होता है? कटआउट मर्डर का वो मतलब जिसमें लिंक इस्टेब्लिश न किया जा सके। अब लिंक इस्टेब्लिश न किया जा सके वो कैसे है? तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि इस पूरे मामले में, जैसे सोहराबुद्दीन को सुपारी दी बंजारा ने, लेकिन बंजारा को किसने दिया? क्या बंजारा को डायरेक्ट जिसने ऑर्डर दिया था मारने के लिए उसने दिया, या फिर उस उधर से किसी दूसरे तीसरे चौथे कड़ी ने दिया? तो इसको ऐसे समझिए कि ए ने जेड का मर्डर करने के लिए कहा, बी को इंस्ट्रक्शन दिया। ए जो है वो बी से कहता है कि तुम जेड का मर्डर कर दो। अब बी ने सी से कहा, सी ने डी से कहा, इस तरह ई एफ करते 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 वो एकदम नीचे वाई तक आ गए, और फिर जेड का मर्डर हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये लिंक एस्टेब्लिश कैसे होगा? क्योंकि ए से लेके जेड का जो मर्डर हुआ उससे पहले जो वाई है वो इतनी कड़ियां हैं, तो इसमें भी तरीका ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। आपके सामने अभी जो भी लिंक है उसमें अगर 2-3 आप लिंक को पकड़े तो कड़ियाँ अपने आप जुड़ती जाएंगी। हाँ, प्रॉब्लम तब होगी कि जब बीच में से कुछ मारे जा चुके हैं, मर गए हैं, जिंदा नहीं है, तो फिर वो अनफोल्ड हो जाएंगी। लेकिन अगर कोशिश की जाए कि वो बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है, ई कौन है, एफ कौन है, तो शायद ये कटआउट मर्डर ना हो। लेकिन यहाँ पे लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है और यही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप फैमिली और तमाम लोगों से बात करें और ये जो पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती कि इसमें बहुत बड़े बड़े लेवल पे, बड़े ऊंचे उस पर साजिश रची गई है। लेकिन वही है कि जब तक आप कातिल बेनकाब ना हो आप कुछ कह नहीं सकते। 2-3 चीज़ें और हैं जो शुरू से हरेन पांड्या की वाइफ लगातार इस केस को कई सालों तक लड़ती रहीं और उन्होंने सीधा सीधी उस वक्त के मुख्यमंत्री पे इल्ज़ाम लगाया। कुछ सालों के बाद अब जब भी आप उनसे बात करें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी डाला और कि इस मामले के री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दोबारा जांच होनी चाहिए, सब कुछ।
लेकिन फिर अचानक जब आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर थी तो उनको वहाँ के बाल विकास या किसका वो अध्यक्ष बना दिया गया और फिर से वो बीजेपी में वापस आई। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी से जब प्रधानमंत्री बने तो मुलाकात भी हुई, और अब जब वो बात करते हैं तो फिर अब वो उनका पुराना वाला नहीं है। तो कई बार मीडिया ने बात भी करने की कोशिश की लेकिन इस पर कुछ कमेंट्स नहीं करती हैं। तो ये भी एक पहलू है इस केस का। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि इस केस की जिस तरीके से जांच की गई, इस केस से शुरू में जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं और अभी अपने अंजाम में भी जिस तरीके से ये वही जो कटआउट मर्डर मैंने आपसे कहा, तो इसका क्लाइमेक्स कुछ नहीं है। अब सारी चीज़ें ये है कि एक नया ट्विस्ट आया इस आज़म खान के बयान के बाद। देखना ये है कि अब इसमें आगे क्या क्या नए सबूत आते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी सीबीआई की जो अपील पड़ी हुई है उस पर कब सुनवाई करता है, और क्या वाकई हरेन पांड्या का कातिल कभी हम लोगों के सामने होगा। क्योंकि जिन 12 लोगों को और जो मोटिव बताया गया था हाईकोर्ट ने तो बरी कर दिया और उन सबको मर्डर से के मामले से डिस्चार्ज कर दिया। मतलब ये है कि कातिल ये नहीं है, कातिल कोई और है। अब कातिल कौन है ये जानने के लिए थोड़ा सा भी इस नए ट्विस्ट पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आगे ऐसे कौन कौन से नए सबूत और हमारे सामने आते हैं। तो कहानी में जितना ही आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।